औषधि कल्प वन के अंदर आज हम जिस रस की बात करेंगे उसका नाम है आनंद भैरव रस। तो इसके नाम में लास्ट में भैरव आ रहा है। भैरव वर्ड जो है वो भगवान शंकर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र हैं उसमें भगवान शंकर के द्वारा ज्वर की उत्पत्ति मानी गई है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो आनंद भैरव रस है इसका रोग अधिकार क्या है, ज्वर रोग अधिकार। दो रस होते हैं हमारे, एक का नाम है आनंद भैरव रस, एक का नाम है कस्तूरी भैरव रस। कस्तूरी भैरव रस और आनंद भैरव रस दोनों ही ज्वर के अंदर यूज किए जाते हैं, दोनों का रोगाधिकार ज्वर ही है। जो कस्तूरी भैरव रस है ये सन्निपातक ज्वर में यूज होता है और जो आनंद भैरव रस है ये भी ज्वर में यूज होता है। रेफरेंस इनकी क्या है, रसेंद्र सार संग्रह। जो आनंद भैरव रस है और कस्तूरी भैरव रस है इनके इंग्रेडिएंट्स भी लगभग सेम होते हैं, लेकिन जो कस्तूरी भैरव रस है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है आनंद भैरव रस के कंपैरिजन में। सबसे पहले बात करते हैं आनंद भैरव रस की। तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या रहते हैं, तो इसमें डला हुआ है शुद्ध हिंगुल। हिंगुल को ही जो है चूर्ण पारद भी कहा जाता है। HGS होता है ये इसमें एक भाग डला हुआ है। और इसके अंदर एक विष डला हुआ है जिसका नाम क्या है, वत्सनाग। ये भी एक भाग है। इसके अलावा है इसमें शुंठी, मरिच और पिपली, त्रिकटु इसके अंदर डले हुए हैं। और साथ में क्या है, टंकण है, शुद्ध टंकण है। जावित्री या जाति कोश है जो कि जायफल का आउटर पोर्शन होता है। श्लोक से ही हम इसको बेसिकली याद करते हैं, इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक देखते हैं हम। हिंगुलश्च यानी कि हिंगुल रहेगा, विष यानी कि वत्सनाभ रहेगा, व्योशम यानी कि त्रिकटु रहेगा, यहाँ पर शुंठी मरिच पिपली, मरिचम टंकणम कणा। कणा जो है पिपली को कहा जाता है। तो इसके अंदर त्रिकटु भी है और उसके अलावा मरिच और पिपली दोनों को अलग से भी बताया गया है, यानी कि यहाँ पर मरिच और पिपली जो है दो दो भाग हो जाते हैं। त्रिकटु के अंदर भी आ रहे हैं और एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, तो मरिच और पिपली दो दो भाग लेने, बाकी सारी चीज़ें इसमें एक एक भाग रहते हैं। जाति कोश यानी कि जावित्री रहेगा जो कि जायफल का आउटर पोर्शन होता है। जाति कोश समम चूर्ण, ये सारी चीज़ें जो है सम मात्रा में लेनी है, इनका चूर्ण बना लेना है। जंबीर द्रव मर्दितम, और जो जंबीरी नींबू होता है उसके द्रव यानी कि स्वरस से इसका मर्दन करना है। रक्ति मानाम वटी कुरियात, और इसकी जो है वटी बना लेनी है, कितने मान की, एक रत्ती मान की। ठीक है, तो एक रत्ती कितना होता है, 125 mg होता है। खादेत आर्द्रक संयुताम, और इसका जो है अनुपान क्या रहता है, आर्द्रक स्वरस रहता है। आर्द्रक स्वरस के साथ इसको खाना चाहिए। उपकरण और साधन कौन कौन से यूज होंगे, इमाम दस्ता चाहिए होगा सभी चीज़ों को कूटने के लिए, खल यंत्र चाहिए सभी चीज़ों का आपस में मर्दन करने के लिए, चम्मच चाहिए होगी इंग्रेडिएंट्स को निकालने और डालने के लिए, थाली की ज़रूरत होती है इंग्रेडिएंट्स रखने के लिए, वस्त्र जो है वो चूर्ण को छानने के लिए यूज़ होता है। भावना द्रव्य इसमें रहेगा जम्पीरी नींबू स्वरस। आवश्यकता अनुसार निर्माण विधि क्या है, सभी द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण कर लेंगे, जम्बीरी नींबू स्वरस की भावना देंगे और एक एक रत्ती प्रमाण की गोलियां बना लेंगे। मात्रा इसकी क्या रहेगी, एक रत्ती रहेगी। अनुपान जो है आर्द्रक स्वरस रहता है, इंपॉर्टेंट है ये। और क्या रहता है, मधु रहता है। रोगग्नता या थेरेपेटिक यूज की बात करें तो इसको जो है अष्टविध ज्वर, सभी प्रकार के ज्वरों में दिया जाएगा। ज्वर अतिसार, ज्वर और अतिसार में ही आनंद भैरव रस का मोस्टली यूज किया जाता है। तो अतिसार है, अष्टविध ज्वर है, आम बात है, इसमें इसका यूज होता है। पथ्य पथ्य रोग रोगी और दोष के अनुसार रहेगा। अवस्थानुसार उपयोग की बात करें तो पित्त ज्वर में जो आनंद भैरव रस है ये अनार के शरबत के साथ दिया जाता है। तीव्र ज्वर के अंदर आनंद भैरव रस दिया जाता है आर्द्रक स्वरस के साथ और शहद के साथ, दोनों ही चीज़ इसमें ऐड करते हैं। अतिसार के अंदर आनंद भैरव रस दिया जाता है जायफल को घिसकर उसके पानी के साथ, या तो जायफल का पानी या फिर शुंठी का पानी या फिर बेलगिरी के क्वाथ के साथ। तो ये इसकी अवस्था अनुसार उपयोग हो गई। इसका सेवन काल क्या रहता है, दिन में जो है 3 बार दिया जाता है खाने से पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट। जो आनंद भैरव रस है ये खाने से पहले दिया जाता है। काल मर्यादा 4 दिन, 4 दिन तक इसका लगातार सेवन करवाना चाहिए। प्रायः विधिपूर्वक सेवन करने पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता है। जो कस्तूरी भैरव रस है इनके इंग्रेडिएंट्स जो है सेम ही होते हैं, सिर्फ शुंठी का डिफरेंस है। कस्तूरी भैरव रस में जो है शुंठी को तो हटा देंगे और
क्या क्या ऐड कर देते हैं हम, कस्तूरी और जायफल इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, कस्तूरी भैरव रस। जो कस्तूरी भैरव रस है इसमें भावना दी जाती है जल की और मात्रा इसकी भी एक रत्ती ही रहती है। उसके बाद बताया कि जो भी क्लेद युक्त स्थितियाँ होती हैं वहाँ पर रस औषधियाँ नहीं देनी चाहिए। अगर रस औषधियाँ दे दी तो जो अग्नि है वो दुष्ट हो जाती है। इन कंडीशंस में अगर रस औषधियाँ देनी है तो पहले दीपन पाचन जो द्रव्य हैं वो दिए जाते हैं, उसके बाद रस औषधियों का सेवन कराया जाता है। फार्मेकोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो जो आनंद भैरव रस है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट दिखाता है। इसके अंदर जो है त्रिकटु डला हुआ है और हिंगुल डला हुआ है। हिंगुल जो है वो योगवाही होता है, त्रिकटु जो है वो उत्तम दीपन पाचन करने वाला होता है और शुंठी जो है वो आम के पाचन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। वो पाचन भी होती है और संग्राही भी होती है। इसी वजह से अतिसार में इसका यूज़ किया जाता है। अतिसार जो है वो मेनली आम की वजह से होता है और इसी वजह से उसमें पाचन करने की ज़रूरत होती है। ये पाचन भी है और ग्राही भी है, तो इस वजह से एंटी डायरियल इफेक्ट दिखाता है। हिंगुल इज हैविंग कफनाशक, पाचक एंड अग्निवर्धक प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स इन इनडाइजेशन। आम को दूर करेंगी और जीआईटी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। सेकेंड इज एंटी डायरियल एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट। जो ज्वर और अतिसार की संप्राप्ति है ये अग्निमांद्य और आम से रिलेटेड है। तो दीपन और पाचन द्रव्यों का अगर इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो वो ज्वर और अतिसार को ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। तो वत्सनाभ जो है यहाँ पर स्वेद जनन होता है, स्वेद को उत्पन्न करके वो ज्वर को शांत करता है। ज्वर जो है वो स्वेद व स्रोतसों के बंद होने की वजह से होता है। जो वत्सनाभ है ये स्वेद को उत्पन्न करता है और ज्वर को शांत करने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पर वत्सनाभ और त्रिकटु ये सारे दीपन पाचन करने वाले होते हैं, उष्ण वीर्य वाले होते हैं, इसी वजह से ये फीवर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। थर्ड इज हेपेटोप्रोटेक्टिव। टंकण जो है वो लीवर के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है बाय कंबाइनिंग इट्स कटु एंड उष्ण प्रॉपर्टीज। फोर्थ इज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। जो आनंद भैरव रस के द्रव्य हैं ये सारे कटु तिक्त रस वाले और उष्ण वीर्य हैं विच आर यूटिलाइज टू डिक्रीज द क्लेद। इसी वजह से क्लेद को कम करेंगे। क्लेद कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ मरिच एंड पिपली एक्सर्ट साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सिक्स्थ इज इम्यूनोमोड्यूलेटरी। आनंद भैरव रस may exert immunomodulatory effect by enhancing the body's defense system against the infections. रिसर्च अपडेट्स की अगर बात करें तो आनंद भैरव रस की एंटीपायरेटिक एक्टिविटी के ऊपर स्टडीज हुई हैं। द एंटीपायरेटिक एक्टिविटी ऑफ द आनंद भैरव रस वॉज इवेल्युएटेड अगेंस्ट द ब्रूअर्स यीस्ट इंड्यूस्ड पायरेक्सिया इन द एल्बिनो रैट्स। The findings of the physicochemical properties of the Anand Bhairav Ras demonstrated significant antipyretic activity. तो ये फीवर को रिड्यूस करने में हेल्पफुल पाया गया है। दूसरी एक कंपैरेटिव स्टडी हुई है आनंद भैरव रस की और त्रिभुवन कीर्ति रस की इन द मैनेजमेंट ऑफ वात कफत ज्वर। तो दोनों ही जो हैं वात कफत ज्वर में काफ़ी हेल्पफुल पाए गए हैं। द इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग्स इन बोथ ग्रुप्स वर इक्वली इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ वात कफत ज्वर। इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स की अगर बात करें तो फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ड्रग को जब भी हमने इनटेक किया तो हमारी बॉडी ने उसके साथ क्या किया, कैसे उसे एब्जॉर्ब किया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे मेटाबोलाइज किया, कैसे एक्सक्रीट किया, वो सारी चीज़ें फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आती हैं। इसके 4 स्टेप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन। ड्रग हमारी बॉडी में गई, बॉडी में जाने के बाद वो सर्कुलेशन यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम तक कैसे पहुंची, वो सारी चीज़ें आती हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर। जो हमारी ये फॉर्मुलेशन है आनंद भैरव रस, इसे ओरली लिया जाता है और इसका एब्जॉर्प्शन जो है जीआईटी के थ्रू होता है। The herbal compound undergoes first pass metabolism while the mineral component do not pass the first pass metabolism. तो हर्बल कंपोनेंट जो है इसके अंदर डले हुए हैं, शुंठी मरीच पिपली होगी ये जैसे, और इसके अंदर जो है मिनरल कंपोनेंट्स भी डले हैं जैसे कि हिंगुल हो गया, टंकण हो गया। तो जो है ये यहाँ पर हर्बल कंपोनेंट्स हैं, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब हमने ड्रग लिया तो वो ब्लड स्ट्रीम से में जाने से पहले उसका जो मेटाबॉलिज्म हुआ वो होता है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मिनरल कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करते हैं।
सेकेंड स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यूज और द टारगेट ऑर्गन्स। ब्लड स्ट्रीम्स तक हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सर्कुलेशन में जाने के बाद जो ये फॉर्मुलेशन है ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं। जो इसके एसिडिक कंपोनेंट होंगे वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेंगे, जो बेसिक कंपोनेंट होंगे वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। क्योंकि ये एक कार्बोमिनरल ड्रग है तो इसकी जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करने की एफिनिटी मैक्सिमम होती है, और इसकी बाइंडिंग की एफिनिटी मैक्सिमम है तो ये टाइटली बाउंड हो जाती है। टाइटली बाउंड होने की वजह से इसका रिलीज बॉडी में स्लो होता है। स्लो रिलीज होने की वजह से ये पूरी बॉडी में लंबे टाइम तक बनी रहती है और लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में इफेक्ट दिखाती है। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म और द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। मेटाबॉलिज्म जो है प्राइमरीली लीवर के अंदर होता है, जहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है अनयूटिलाइज कंपाउंड्स या फिर ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हर्बल कंपोनेंट है ये फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करता है। मिनरल कंपोनेंट जो है सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करते हैं। फेज वन मेटाबॉलिज्म जो है वो टोटली अनपोलर कंपाउंड्स के लिए होता है, जहाँ पर उन्हें पोलर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जो फेज टू मेटाबॉलिज्म है ये उन कंपाउंड्स के लिए होता है जो थोड़े बहुत अमाउंट में पोलर होते हैं, उन्हें जो है हाईली पोलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है फेज टू मेटाबॉलिज्म के अंदर। थ्रू मेटाबॉलिज्म द नॉन पोलर component is converted into the polar component which can be easily excreted out by the kidney. फोर्थ इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से बाहर निकालना। द मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड बाय यूरिन एंड फीसिस। जो हर्बल कंपोनेंट के मेटाबोलाइट्स होंगे उनका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है। मिनरल कंपोनेंट के जो मेटाबोलाइट्स हैं उनका एक्सक्रीशन होता है बाइल और फीसिस के थ्रू। तो इसी के साथ हमारा आनंद भैरव रस जो है वो कंप्लीट हो जाता है।